Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी पार्ट नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? यानी जो संतोष हमें लेटर्स से मिलता है वो हमें फ़ोन में भेजे गए एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज इन सब से क्यों नहीं मिल सकता? तो देखते हैं क्या उत्तर है। पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन, एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातें को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो लेटर्स होते हैं उनमें हम अपनी फीलिंग्स को एकदम एक्सप्लेन में, एकदम डिटेल में रखते हैं, लेकिन जब हम फ़ोन से किसी को मैसेज करते हैं तो हम भी सोचते हैं क्या लंबा चौड़ा लिखेंगे, बस किसी भी तरह शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात, जो भी ज़रूरी काम है वो भेज देते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। बहुत सारे पत्र होते हैं कि हम उन्हें सहेज के रखते हैं, उन्हें हम याद के रूप में रखते हैं, किसी सुनहरे दिन के रूप में, किसी सुनहरी याद के रूप में हम उन्हें सहेज कर रखते हैं। परंतु जो फ़ोन में एसएमएस आते हैं इन्हें हम सहेज कर नहीं रख सकते। फ़ोन कितना चलेगा? मैक्सिमम 5 ईयर्स, उसके बाद वो फ़ोन अलग, आप अलग। पर लेटर्स को अगर आप संभाल के रखो तो वो ज़िंदगी भर आपका साथ दे सकते हैं। ठीक है। पत्रों में आत्मीयता झलकती है, यानी उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। यानी बहुत सारी किताबें हैं जो पत्रों की कलेक्शन से ही बनी हैं। 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो लेटर्स भेजते थे उनका भी संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताएं। यानी किन किन भाषा में उन्हें ये कहा जाता है। तो खत हम उर्दू में कहते हैं, कागद हम कन्नड़ में कहते हैं, उत्तरम हम तेलुगु में कहते हैं, जाबू भी हम तेलुगु में कहते हैं, लेख भी हम तेलुगु में कहते हैं, कडित जो है वो हम तमिल में कहते हैं, पाती हम हिंदी में कहते हैं, चिट्ठी भी हिंदी में कहते हैं, पत्र जो है उसे हम संस्कृत में कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। यानी ये लेटर राइटिंग की जो एक्टिविटी है, जो कला है, उसके विकास के लिए कौन कौन से प्रयास हुए हैं वो हमें बताना है। तो पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए हैं। विश्व डाक संघ यानी वर्ल्ड जो डाक का ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ओर से भी 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया है। यानी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। जो स्कूल के सिलेबस होते हैं उसमें भी इसको एक टॉपिक डाला गया है। आप इंग्लिश या हिंदी का सिलेबस देख लो, उसमें भी लेटर राइटिंग का टॉपिक होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट देखते हैं, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। यानी पत्र को हम संभाल के रख सकते हैं पर एसएमएस को क्यों नहीं? तो पत्र जो होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं। पत्रों को लोग सहेज कर रखते हैं, परंतु एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। हम जितना चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्र का अनूठा संकलन भी है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन है। यानी पत्र जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं, परंतु ये जो एसएमएस होते हैं उन्हें हम जल्द ही पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। आप खुद ही बताओ, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको क्या लास्ट मैसेज किया था, क्या आपको याद है? नहीं। पर अगर उसने कोई लास्ट पत्र भेजा होता तो आपको याद होता, क्योंकि पत्र होते ही हैं, उनमें कोई स्पेशल बात होती है। ठीक है।
और यही बात जो है वो उसे स्पेशल बनाती है। एसएमएस को हम मोबाइल में संभाल के नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टोरेज होता है तो हैंग करने लगता है। तो उसी वजह से आप कभी ना कभी उस एसएमएस को बेकार समझ के डिलीट कर देते हो। पर जो पत्र होते हैं उनके साथ ये नहीं होता। पत्र जो है उन्हें हम बहुत तरह से संभाल के भी रख सकते हैं। अलग अलग म्यूज़ियम्स में उन्हें संभाला गया है, जो कि बड़ी बड़ी हस्तियों के पत्र हैं उन्हें। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? यानी ये जो ऑनलाइन मीडियम्स है, क्या ये कभी पत्र या चिट्ठियों की जगह ले सकते हैं? तो प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। यानी हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, हमें पता है। तो आज जो दुनिया चल रही है, जो मॉडर्न दुनिया है, ये मशीनों वाली तकनीकी जो युग है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, पर फिर भी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ के बीच में पत्र का एक अलग ही जगह है और उस जगह को कोई भी नहीं ले सकता। इन सब की अपनी अपनी जगह है, पर ये कभी भी पत्र की जगह नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? यानी मान लो आपको कोई पत्र भेजना है और आपने लिफाफे पे टिकट नहीं लगाया, तो क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही पता ना लिखकर पत्र भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। यानी जिसको आप भेज रहे हो पत्र, वो जुर्माने के रूप में एक कह सकते हैं रसीद के रूप में, एक जुर्माने के रूप में उसे टिकट के पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उस पर जो टिकट है वो डाक संघ वाले लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया है, एक पता है कैसे। अगर हम पिन कोड लिखते हैं तो उससे एड्रेस पता चल जाता है कि मेनली अब प्रॉपर एड्रेस नहीं पहुंचता कि इसी घर में होगा, ये पता चल जाता है कि इस एरिया के आसपास होगा। तो इसमें 6 डिजिट होते हैं, जैसे कि 841403 482001, ये सब पिन कोड हैं। इन सब पिन कोड को मैं बता दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं किस एरिया की बात करती हूँ। ठीक है, तो पिन कोड का पूरा फॉर्म जो है, फुल फॉर्म जो है, वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसमें 6 अंक होते हैं और हर एक अंक जो होता है उसका अपना अर्थ होता है। जो पहला अंक होता है वो राज्य के लिए होता है, दूसरा अंक उपक्षेत्र और तीसरा जो होता है वो संबंधित डाकघर के लिए होता है। यानी जैसे कि हम एक लिखते हैं 482001, तो ये 4 जो है इससे पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य है। ये जो 82 है इससे पता चल जाएगा कि कौन सा उपक्षेत्र है, और 001 जो है इससे पता चल जाएगा कि कौन सा डाकघर है। ठीक है, यानी फर्स्ट से राज्य, फिर उपक्षेत्र और फिर पोस्ट ऑफिस। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर भी लिखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ एरिया पता चलेगा, उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन तो पता चलेगा नहीं। इसीलिए इंसान जो है उसका नाम और नंबर भी लिखना पड़ता है, ताकि कॉल करके पूछ सके कि हम आपके एरिया में आ गए, आपका घर कहाँ है, ये सब। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। यानी उससे कोई भी पत्र हम जब लिखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये पत्र जो है उसको कहाँ पहुँचाना है, किस राज्य में पहुँचाना है, किस क्षेत्र में पहुँचाना है। इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, यानी इसके जो नंबर्स होते हैं उससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा शहर है। इसी वजह से पिन कोड जो है, जो कि संख्याएं हैं, वो भी अपने आप में एक पता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख के आते थे। यानी पहले के जब इंडिपेंडेंस के टाइम में, उसके पहले जो टाइम था, उस वक्त जो भी महात्मा गांधी को जो लेटर्स लिखे जाते थे वो सब, उनमें उनका प्रॉपर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता था, टू फ्रॉम। उसमें जो टू होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता था महात्मा गांधी इंडिया, और फिर भी वो उन तक पहुँच जाते थे। तो ऐसा कैसे होता था वो बताना है। तो महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे, यानी बहुत ज़्यादा फेमस थे। वे ज़्यादातर देश भ्रमण पर थे, यानी ज़्यादातर इंडिया का टूर करते रहते थे। इसीलिए पत्र लिखने वाला इंडिया लिखकर पत्र भेजता था, ताकि इंडिया में जहाँ भी होंगे उन तक पहुँच जाएगा।
गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। यानी ये वाला एड्रेस लिखते थे फिर भी गांधी जी को पत्र मिल जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जुड़ने से कुछ नए शब्द जुड़ जाते हैं। यानी पहले से कोई वर्ड है उसमें जब हमने पत्र जोड़ दिया तो वो एक नया वर्ड बन गया। तो इस तरह के हमें 10 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं साहित्यिक पत्र यानी साहित्य से जुड़े, मासिक पत्र जो महीने में एक बार लिखे जाते हैं, 6 मासिक पत्र जो कि 6 ईयर्स के इंटरवल पे लिखे जाते हैं, वार्षिक पत्र यानी जो वर्ष में लिखे जाते हैं, दैनिक पत्र यानी डेली जो लिखे जाते हैं, साप्ताहिक पत्र यानी सप्ताह में एक बार, फिर पाक्षिक पत्र तो मतलब किसी के पक्ष में लिखा जाता है, प्रेम पत्र तो प्रेम को जताने के लिए, सरकारी पत्र तो किसी सरकारी काम के लिए, प्रार्थना पत्र किसी से कोई निवेदन करने के लिए, त्याग पत्र यानी कि रिज़ाइन करने के लिए रेजिग्नेशन लेटर, फिर नियुक्ति पत्र जॉइनिंग लेटर, फिर मान पत्र किसी के मान में, किसी को बधाई के लिए। इस तरह से बहुत सारे पत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय से के योग से बना है। यानी व्यापार में जब इक लगाया गया है तब व्यापारिक बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को लिखना है हमें, यानी जिसमें इक जोड़कर नए शब्द बनते हो। तो हम लिख सकते हैं व्यावसायिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, स्वाभाविक, आर्थिक, माध्यमिक, परिश्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर मिलते हैं और उससे जो लेटर्स में चेंजेस आते हैं, जो वर्ड्स में चेंजेस आते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर में चेंज आ रहा है, स्वर की वजह से चेंज आ रहा है। तो इसमें अगर छोटा ई छोटे ई से जुड़ता है तो वो बड़े ई में बदलता है। वैसे तो ये दो छोटे थे, ये भी एक छोटा, ये भी एक छोटा, पर जब दोनों मिल गए तो एक बड़ा बना। तो इस तरह की जो स्वर संधि होती है उसे हम दीर्घ संधि कहा करते हैं। तो हमें इसके और उदाहरण लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं विद्यालय, तो इसमें आ और आ मिलके बने हैं आ। संग्रहालय, तो इसमें अ और आ मिलके बने हैं आ। हिमालय, तो अ और आ मिलके बने हैं आ। फिर भोजनालय, तो इसमें अ और आ मिलके बने हैं आ। फिर रविंद्र, तो इसमें दो छोटा ई मिलके बने हैं बड़ा ई। फिर अनुमति, तो इसमें एक छोटा ऊ और एक अ मिलके बने हैं ऊ। फिर है गुरुपदेश, यानी गुरु प्लस उपदेश, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। फिर है सदैव, तो सदैव जो होता है वो होता है सदा प्लस एव, यानी कि आ प्लस ए। फिर है सूर्योदय, तो उसमें क्या है अ प्लस ऊ इक्वल्स टू ओ। फिर है सुइच्छा, तो सु प्लस इच्छा बन जाता है स्वेच्छा, यानी ऊ प्लस ई के मेल से आया व। तो ये थी हमारी दीर्घ संधि और आज की वीडियो। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।